नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य पर इतिहास के चर्चा के क्रम में आज हम काल विभाजन एवं नामकरण की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा प्रयास हिंदी साहित्य के विविध पक्षों पर चर्चा करना है और हम लगातार ऐसा करते रहेंगे। तो अगर ये वीडियोस किसी भी रूप में आपको उपयोगी लगते हैं तो आप उन्हें लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशंस लगातार पहुंचे, समय पर पहुंचे। तो काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर लगातार चर्चा होती आई है। आपको बहुत सारी पाठ्य पुस्तकों में वो सामग्री भी मिल जाती होगी और पढ़ते हुए कई बार लगता है कि क्यों ही हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं, जबकि ये सब स्थिर किया जा चुका है, जबकि इसमें कोई समस्या अब लगता है ऐसा कि बाकी नहीं रह गई है। तो भी बार बार हम काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर विचार क्यों करते हैं, हम ये करना क्यों चाहते हैं? तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजों पर भी मैं चर्चा करूं जो आपको उन पुस्तकों में नहीं मिलती, या मिलती भी हैं तो शायद उन पर ध्यान कम दिया जाता है। काल विभाजन और नामकरण दरअसल रचनाकार की या फिर जो इतिहास लेखक है उसकी इतिहास दृष्टि का परिचायक है। काल विभाजन और नामकरण से ये पता चलता है कि वो साहित्य इतिहास को या इतिहास को किस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहा है। वो जिस भी ढंग से इतिहास को देखने की कोशिश करेगा उसी ढंग से वो अब तक के इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित करेगा और अलग अलग युगों का नामकरण करेगा। ये बात थोड़ी स्पष्ट करने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। इतिहासकार जब इतिहास लेखन आरंभ करता है तो वो उसी प्रकार कार्य कर रहा होता है जैसे कि अब तक की जो सुलभ और उपलब्ध सामग्री है वह उसके आधार पर उस युग के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष निकालता है और उन्हीं के अनुसार उन युगों का नामकरण करता है। अब ये नामकरण अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। जैसे यदि भारतीय इतिहास को देखा जाए, अभी हम साहित्य इतिहास को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करते हैं, तो बात स्पष्ट होगी। कुछ लोग मुख्य रूप से प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का विभाजन प्रस्तावित करते हैं। फिर उसके बाद भी प्राचीन काल एवं मध्यकाल एवं आधुनिक काल में भी अलग अलग तरीके के युग हैं। जैसे पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग, ये तो हो गए सांस्कृतिक संदर्भों वाले नाम, जिसमें हमने एक प्रकार का संदर्भ लिया, यानी मनुष्य जब पूर्णतः पाषाणों पर निर्भर था तो उसे पाषाण काल कहा गया। जब उसने तांबे की खोज कर ली और पत्थरों के साथ साथ में वो तांबे के भी हथियारों एवं औजारों का प्रयोग करने लगा तो उसे ताम्रपाषाण युग कहा गया और इसी तरीके से लौह युग। लेकिन इतिहास लेखन के इसी क्रम में जब रचनाकार आगे बढ़ता है, जब इतिहास लेखक आगे बढ़ता है तो वो नामकरण कुछ इस प्रकार करता है: मौर्य युग, गुप्त युग, हर्षवर्धन युग। यानी कि उस समय का जो निर्णायक शासन काल है उसके आधार पर वो युगों को विभाजित करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार मध्य युग में राष्ट्रकूट युग, पाल युग, प्रतिहार युग, चोल युग, पृथ्वीराज चौहान का जो युग है, फिर दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, दक्षिण भारत में देखें तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इस तरीके का काल विभाजन हमें दिखाई पड़ता है मध्यकाल में। आधुनिक काल में यह विभाजन मोटा मोटी राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों पर आधारित है। 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसे हम एक युग रख सकते हैं। फिर उसके बाद गांधी का एक युग है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति और उसके बाद इस तरीके का मोटा मोटा जो हमें विभाजन मिलता है वो राष्ट्रीय आंदोलन के विविध चरणों पर आधारित है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के विभिन्न चरणों के आधार पर
भी जिसे विभाजित किया गया 1885 के बाद के संदर्भ में। लेकिन साहित्य इतिहास लेखक के लिए समस्या इतनी सरल नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति एक तिथि विशेष पर खत्म नहीं हो जाती। मान लिया कि आदिकाल में यदि वीर गाथा लेखन की परंपरा चल रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वीर गाथा काल, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि संवत 1375 ईस्वी को समाप्त हो गया, तो ये कोई शासनादेश पारित किया गया कि संवत 1375 ईस्वी के बाद या 1318 ईस्वी के बाद कोई वीर गाथा काव्य नहीं लिखेगा। रीतिकाल में भी हमें भूषण जैसे कवि मिलते हैं, मध्यकाल में भी जायसी रत्न सेन की वीरता का वर्णन करते हैं, गोरा बादल की वीरता का वर्णन करते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास राम की, हनुमान की एवं अन्य बहुत सारे योद्धाओं की वीरता का वर्णन कर रहे हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट ये होता है कि कोई भी प्रवृत्ति ना ही एक तिथि विशेष पर लुप्त होती है और ना ही वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। वह धारा कहीं ना कहीं विद्यमान रहती है, लेकिन हमें यह देखना होता है कि वो धारा विशेष कब एक निर्णायक धारा थी और किस समय के पश्चात वो धारा विद्यमान तो रही, किंतु वह निर्णायक धारा नहीं रही। इसलिए साहित्य इतिहास लेखक के लिए समस्या काल विभाजन के संदर्भ में बहुत जटिल होती है। तो साहित्य इतिहास में काल विभाजन कई तरीकों से किया गया है। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास को अगर देखा जाए तो उसे बहुत बार राजाओं के काल के आधार पर भी विभाजित किया गया है, जैसे एलिजाबेथ युग, ट्यूडर युग और इस तरीके से बहुत सारे काल मिलते हैं। कई बार प्रवृत्ति विशेष के आधार पर भी साहित्य इतिहास में काल का विभाजन किया जाता है, जैसे रोमांटिसिज्म का एक एज है, न्यू क्रिटिसिज्म का एक एज है। तो इस तरीके से अगर न्यू पोइट्री का एक एज है तो क्लासिकल एक एज है, तो इस तरीके से यहां पे हमें प्रवृत्ति मूलक काल विभाजन दिखाई पड़ रहा है। अंग्रेजी साहित्य की अगर हम बात करें तो क्लासिकल एज के जो रचनाकार हैं वो रोमांटिसिज्म के रचनाकारों से भिन्न है, तो क्योंकि इनके यहाँ अनुकरण की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, रोमांटिसिज्म महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ये उससे भिन्न हो जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में भी क्या राजाओं के आधार पर काल विभाजन किया जा सकता है? पहली समस्या तो ये पैदा होती, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में हमने देखा कि दोनों तरीके की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती रही है, कि उसमें एलिजाबेथ के हिसाब से भी एक काल विशेष को रेखांकित किया गया और कुछ लोगों ने उसे क्लासिकल एज भी कहा। तो अब हिंदी साहित्य में हम काल विभाजन किस हिसाब से करें? क्या उसे राजाओं के आधार पर विभाजित किया जा सकता है? यदि हम ये करने की कोशिश करेंगे तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य मूलतः दरबारी साहित्य नहीं है। यदि हम आदिकाल और रीतिकाल के साहित्य को भी कंसीडर करेंगे तो भी हमें यह मानना पड़ेगा कि उस दौरान लिखी गई रचनाओं में दरबार तो है, बट लेकिन दरबार मात्र नहीं है। राजा उस काल विशेष को प्रभावित तो कर रहा है, उस काल विशेष के साहित्य को प्रभावित तो कर रहा है, किंतु वह इतना निर्णायक नहीं है कि राजा के आधार पर ही उस कालखंड विशेष का नामकरण किया जा सके। इसलिए यह प्रवृत्ति समस्या पैदा करने वाली है। तो राजा के आधार पर नामकरण करने की समस्याएं हैं, इसलिए हमने राजनीतिक इतिहास लेखन से साहित्य इतिहास लेखन के काल विभाजन को अलग रखा है। और इसी कारण से काल विभाजन और नामकरण को लेके अनेक प्रस्ताव होते रहे। हम धीरे धीरे करके कुछ मोटी मोटी बातों पर चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज को स्वीकार कर लेने की क्या समस्याएं हैं और किस चीज को स्वीकार किया जा सकता है। इस संदर्भ में हम अगर देखने की कोशिश करें तो जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, जिसे अनेक साहित्य इतिहास लेखकों ने अनेक नाम दिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसे चारण युग कहा,
फिर उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसे वीर गाथा काल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने उसे सिद्ध सामंत काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे आदिकाल कहते हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक काल, वीर काल, बीज वपन काल इत्यादि अनेक नाम दिए गए। इनमें से कुछ प्रमुख नामों को स्वीकार करने और उनके साथ जुड़ी हुई समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ पहले चर्चा करते हैं कि आदिकाल का काल निर्धारण किस प्रकार किया जाए। आदिकाल के काल निर्धारण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी के आसपास के काल को निर्धारित किया है। 1050 ईस्वी के आसपास से काल निर्धारण के पीछे उनका नाम विशेष है जो महत्वपूर्ण है, वीर गाथा काल। उस पर हम आएंगे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ सरहपा, जो कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, उनकी रचनात्मकता को स्वीकार तो करते हैं, किंतु वहां से वो आदिकाल का आरंभ नहीं मानते, क्योंकि शायद वो प्रवृत्तियां उन्हें उस युग में बहुत कम दिखलाई पड़ी। किंतु रामचंद्र शुक्ल के बाद बहुत से रचनाकारों ने अपभ्रंश की और पुरानी हिंदी की तमाम रचनाएं खोज निकाली हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आदिकाल की शुरुआती सीमा हम 769 ईस्वी के आसपास स्वीकार कर सकते हैं। अब सवाल है, आदिकाल के अंतिम सीमा को कहां पर स्वीकार किया जाए। तो एक बात यहां पर और ध्यान देने की है, थोड़ी सी समस्या इसलिए भी होती है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने संवत के हिसाब से जो काल गणना है वो की है। संवत के साथ समस्या यह है कि अगर उन्होंने मोटा मोटी विभाजन किया संवत 1050, तो उसकी व्याख्या के लिए बहुत से इतिहासकारों ने यह किया है कि 993 ईस्वी लिखना आरंभ कर दिया, जबकि अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल गणना कर रहे होते सन ईस्वी के हिसाब से, तो वो ईस्वी सन में गणना करते तो संभवतः सन 1000 ईस्वी को स्वीकार करते। मोटे तौर पर विभाजित करने के लिए ही वो ऐसा करते। इसी प्रकार जो आदिकाल की समापन की सीमा रेखा है, जिसे वो 1375 ईस्वी तक ले जाते हैं, तो उसे बहुत से लोगों ने 1318 मान लिया है। 1318 हम जैसे ही सुनते हैं वैसे ही ऐसा लगता है कि 1318 में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी जिससे आदिकाल समाप्त हो गया। ऐसा तो है नहीं, हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि साहित्य इतिहास लेखन के साथ ऐसा नहीं होता है। तो फिर वैसी परिस्थिति में क्या 1375 जो कि मोटा मोटी है, तो इस हिसाब से अगर हम स्वीकार करें तो हम ये कहेंगे कि लगभग 1325 ईस्वी के आसपास रामचंद्र शुक्ल को यह लगता है कि आदिकाल की सीमा रेखा है और यहां से भक्ति काल का आरंभ माना जा सकता, समापन माना जा सकता है। किंतु इसके साथ एक दिक्कत है, विद्यापति का अधिकांश कालखंड इस आदिकाल की सीमांकन की जो समापन अवधि है उसके बाद पड़ता है। तो क्या हम आदिकाल को थोड़ा और आगे खिसका सकते हैं? तो बहुत से विद्वानों ने इस संदर्भ में कहा है कि आदिकाल को और भक्ति काल की, जो आदिकाल और भक्ति काल की सीमा रेखा है, उसको 1350 ईस्वी के आसपास से 1400 ईस्वी के आसपास स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि यही वो कालखंड है जब संत साहित्य भी लिखा जाना आरंभ होता है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो इसे आदिकाल और भक्ति काल की संधि रेखा माना जा सकता है, क्योंकि साहित्य इतिहास में हमने ऊपर चर्चा की, फिर से बता रहा हूं कि कोई भी प्रवृत्ति पूर्णतः विलुप्त नहीं होती, वो लगातार चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1375 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक भक्ति काल की जो समयावधि है उसे मानते। अब संवत 1700 उन्होंने रखा, संवत 1375 से संवत 1700। दिक्कत फिर पैदा हुई कि बहुत सारे लोगों ने उसे 1643 मान लिया, जबकि
1643 स्वीकार करने के साथ फिर वही समस्या है, जो समस्या हम मान सकते हैं कि आदिकाल की और भक्ति काल की संधि रेखा में दिखाई पड़ती। इसलिए मोटा मोटी अगर हम स्वीकार करें आदि भक्ति काल और रीति काल की सीमा रेखा को, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जो यह सीमा रेखा है वो सन 1650 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच कहीं है, क्योंकि उस दौरान हमें केशव दास जैसे कवि, जो ना ही पूर्णतः भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल की प्रवृत्तियां उनके यहाँ बहुत अधिक दिखाई पड़नी शुरू होती हैं, उनका कालखंड आरंभ हो जाता है और उसके बाद बिहारी इत्यादि बहुत सारे कवियों का काल है जो रीति काल के कवि हैं। तो इसलिए 1700 सन के आसपास हम भक्ति काल का अवसान समझ सकते हैं और यहां से कुछ समय को भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा मानते हुए सन 1700 ईस्वी के आसपास हम रीति काल का विधिवत आरंभ मान सकते हैं, जो कि सामंतवाद युग का आरंभ भी है एक तरह से। अगर हम मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि वो औरंगजेब की मृत्यु तक ही लिखा जाता है, उसके बाद से आधुनिक काल आरंभ होता है। इसी प्रकार रीतिकाल और आधुनिक काल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से संवत 1900 को रीतिकाल की कालावधि के रूप में प्रस्तावित किया है। अब संवत 1700 पर तो हम चर्चा कर चुके हैं, किंतु संवत 1900 फिर से यह समस्या पैदा होती कि 1843 इसका कुछ मतलब नहीं है, तो मोटा मोटी इसे 1850 स्वीकार किया जा सकता है। बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने 1850, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म का वर्ष है, उसे भी आधुनिक हिंदी साहित्य के आरंभ का वर्ष ना मानकर 1868 यानी कि जिस वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया, उसे आधुनिक भारतीय साहित्य के आधुनिक हिंदी साहित्य के आरंभिक वर्ष के रूप में स्वीकार किया है। मेरा मानना यह है कि हमें इतना एक रिजिड रेखा स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि 1868 से ही प्रारंभ होता है। तो 1850 ईस्वी के आसपास हम आधुनिक हिंदी साहित्य के आरंभ के वर्ष को प्रस्तावित कर सकते हैं। आधुनिक साहित्य में फिर बहुत प्रकार के युग हैं। अगर आप गद्य साहित्य की बात करेंगे तो उसका काल विभाजन कुछ इस प्रकार चलता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। इसमें कहानी, उपन्यास लेखन इत्यादि शामिल है। अगर हम कविता की बात करें तो वो इस प्रकार चलता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, फिर छायावाद युग के बाद छायावादोत्तर, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच एक सीमा है, क्योंकि वो 1936 से 1943 ईस्वी के आसपास ही माना गया, यानी कि तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष को, जबकि प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां बहुत आगे तक चलती रही। इसलिए मैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को साथ साथ रखने की बात कह रहा हूं। तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और फिर उसके बाद नई कविता आंदोलन के भी बहुत सारे रूप दिखाई पड़ते हैं। अगर हम निबंध साहित्य की दृष्टि से देखें या आलोचना साहित्य की दृष्टि से देखें तो फिर उसको नए ढंग से परिभाषित किया जाएगा, यानी कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग में महावीर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का युग है। फिर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, इनका साहित्य लेखन तो लगभग 50 वर्षों तक चलता रहा। तो उसे कई बार स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना भी कह दिया जाता है। यद्यपि स्वतंत्रता ने हिंदी आलोचना लेखन को, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कम प्रभावित किया, क्योंकि हिंदी साहित्य की आलोचना का मूल्य निर्धारण तो और दूसरी बहुत सारी प्रवृत्तियों से हो रहा था। फिर भी मोटा मोटी, क्योंकि हिंदी साहित्य के निर्धारण के रूप में, लेखन के निर्धारण के रूप में स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना या स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य भी इस दौर को मोटे तौर पर कह दिया जाता है, जो कहने में बहुत बार कोई बुराई प्रतीत नहीं होती। तो इस प्रकार हमने मोटे तौर पर काल विभाजन को देखा और काल विभाजन से हमें समझ में आया कि समस्या किस प्रकार इतिहास दृष्टि की
हो सकती है और किस प्रकार हमें बहुत रिजिड होकर साहित्य इतिहास में काल विभाजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत समय ऐसा होता है कि एक प्रवृत्ति के कम होने और दूसरी प्रवृत्ति के विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित होने में लगता है, इसलिए उतना अवकाश हमें इसे देना चाहिए। अब हम इस वीडियो के दूसरे अंश में नामकरण की चर्चा करेंगे। नामकरण, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की कि वो इतिहास लेखक की इतिहास दृष्टि का परिचायक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए साहित्य क्या है? वह उनके लिए जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इसलिए उन्होंने जो साहित्य इतिहास लेखन में मुख्य रूप से जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के लिए जो नाम प्रस्तावित किए, वो मूलतः जनता की इन्हीं चित्तवृत्तियों पर आधारित नाम है। जैसे कि आदिकाल के लिए वो वीर गाथा काल जब नामकरण करते हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है कि उस काल में उन्हें लगता है कि जनता की प्रवृत्ति वीरता मूलक साहित्य को रचने और पढ़ने दोनों में थी। दोनों के अंदर वो शौर्य का भाव था। जनता किसी न किसी तरीके के युद्धों को होते हुए लगातार देख रही थी और इतनी होती हुई लड़ाइयां और जो दरबार का जो युग है, उस सब को मिला के उन्होंने उस युग को वीर गाथा काल कहा है। लेकिन बहुत से अन्य विद्वान इस बात से सहमत नहीं। हालांकि कुछ लोगों ने इससे मिलता जुलता नामकरण ही किया, जैसे वीर काल आदिकाल के लिए एक नाम प्रस्तावित किया गया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम का प्रस्ताव किया। बीज वपन कृषि संस्कृति का द्योतक नाम प्रतीत होता है, लेकिन वो मूलतः यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदी साहित्य का आदि रूप है। तो सिंबॉलिकली ये नाम ठीक लग रहा है, लेकिन वो उतना व्यापक नहीं प्रतीत होता। ग्रियर्सन ने चारण काल आदिकाल को कहा। चारण काल नाम को स्वीकार करने की समस्या ये है कि आदिकाल में फिर ऐसा नहीं है कि महज उन्हीं कवियों ने रचनाएं की जिन्हें हम चारण कह सकें। सरहपा, लुईपा और बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो चारण काल जैसी रचनाएं नहीं करते, या विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे कवि भी हैं जो भले ही दरबारों से संबद्ध रहे। विद्यापति ने तो राजा की प्रशंसा में बहुत सारी कविताएं लिखी भी, कुछ कुछ खुसरो का भी काव्य वैसा मिलता है, लेकिन ये मूलतः चारण कवि नहीं है। यहां तक कि चंदवरदाई के पृथ्वीराज रासो को भी विशुद्ध चारण भक्ति की कविता नहीं कहा जा सकता। परमाल रासो इत्यादि कुछ रचनाएं ऐसी जरूर मिलती हैं, किंतु संदेश रासक जैसी रचनाओं को अगर देखा जाए तो वो उस प्रकार चारण भक्ति की रचनाएं नहीं प्रतीत होती। स्वयंभू के पौनचरियों को हम कहां पे रखेंगे अगर हम आदिकाल के लिए चारण काल नाम स्वीकार कर लेते? तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें प्रतीत होगा कि आदिकाल के लिए जो चारण काल नाम है वो एकांगी प्रतीत होता है। इसी प्रकार अन्य नाम है रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियों की जो रचनाएं हैं उनको अच्छी तरह से व्याख्यायित करने की कोशिश करता है, जिसमें मूलतः दरबारी कविता आती है, जिसमें जगनिक जैसे कवि हैं, जिसमें चंदवरदाई जैसे कवि हैं, उन सब के लिए, जिसमें विद्यापति की वो कविता आ सकती है जो राज प्रशंसा में लिखी गई, जिसमें खुसरो की कुछ फारसी काव्य पुस्तकें आ सकती हैं जो उन्होंने उस प्रकार से लिखी। लेकिन पूरे आदिकाल को इसमें नहीं रखा जा सकता। कई लोगों ने उसे इस तरीके से लिखने का प्रस्ताव किया है कि वीर गाथा काल, यानी कि वीर और गाथा, या बीच में हाइफन लगाकर हम वीर गाथा लिखें, यानी कि वीरता और गाथाओं का काल ये काल है। लेकिन हम इतनी पेचीदगी में नहीं फंसेंगे इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए। जो राहुल सांकृत्यायन का दिया गया नाम है सिद्ध सामंत काल, वो बहुत दूर तक
प्रासंगिक प्रतीत होता है आदिकाल के लिए। यानी कि सिद्ध जब वो कह रहे हैं तो वो सिद्धों और नाथों की वो तमाम रचनाएं शामिल कर रहे हैं जो आदिकाल के दौरान लिखी गई, जिसमें सरहपा से लेकर मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ तक की तमाम रचनाएं शामिल की जा सकती हैं। तो सामंत काल यानी कि वो दरबारी कविता की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु यहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है कि ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे सामंत खुद ही कवि थे, जबकि ऐसा नहीं है। सामंतवादी काल होना और सामंतों का कवि होना, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। तो आदिकाल के संबंध में जो राहुल सांकृत्यायन ने जो नामकरण किया सिद्ध सामंत काल, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, थोड़ा मिसलीडिंग प्रतीत होता है, थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है। इसके सहारे हम गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए इस नाम को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के लिए इस वीरगाथा, जिसे वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, उस पूरे कालखंड के लिए आदिकाल नाम का प्रस्ताव करते हैं। और आदिकाल नाम को स्वीकार कर लेने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह प्रवृत्ति मूलक नाम नहीं है, और इस कालखंड विशेष को प्रवृत्ति मूलक नाम दिया भी नहीं जा सकता। तो जैसे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे प्रारंभिक काल कहा, तो प्रारंभिक काल नाम से आदिकाल नाम अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि आदिकाल एक तो थोड़ा साहित्यिक नाम है, दूसरे इस युग में बहुत सारी प्रवृत्तियों का अंतर विरोध प्रतीत होता है, वो एक दूसरे के साथ में गुथी हुई हैं। कोई भी प्रवृत्ति इस काल की एक निर्णायक प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि किसी एक प्रवृत्ति मात्र को आधार बनाकर इस काल का नामकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए इस काल को आदिकाल नाम कहना ही ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि इस काल में हिंदी साहित्य में बहुत दिनों तक बनी रहने वाली प्रायः हर प्रवृत्ति का आदि रूप मिल जाता है। जैसे हम अगर तुलसीदास के रामचरितमानस को देखें तो उस पर पृथ्वीराज रासो का एक बड़ा गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है शैली के संदर्भ में, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसी प्रकार सूरदास की राधा को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम विद्यापति की राधा को ना समझें। संस्कृत में जयदेव के गीत गोविंदम से जो परंपरा चली आ रही थी उसे विद्यापति ने आगे बढ़ाया, जिससे पूरे भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा विकसित हुई। इसी प्रकार सिद्धों और नाथों का जो साहित्य है वो भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा को बहुत दूर तक प्रभावित करता है। अमीर खुसरो की जो लेखन शैली है वो भक्ति काल के सूफी काव्य को बहुत दूर तक प्रभावित करती है, यहां तक कि आधुनिक काल तक के साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ा और उसे देखा और पढ़ा जा सकता है। तो इस रूप में अगर हम कहें तो प्रत्येक प्रवृत्ति जो हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत दिन तक निर्णायक प्रवृत्ति बनी रही, उसका आदि रूप हमें आदिकाल में मिलता है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आदिकाल के लिए आदिकाल नाम का प्रस्ताव, यानी कि ये जो सन 1000 ईस्वी के आसपास से सन 1350 या 1400 ईस्वी के आसपास तक फैला हुआ जो कालखंड है, उसके लिए आदिकाल नाम का प्रस्ताव सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। भक्ति काल के नामकरण पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसे स्वीकार करते हैं। इस काल की भक्ति एक निर्णायक विशेषता जरूर रही। इसके पश्चात जो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल जिसे कहा गया, यानी कि मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया। पूर्व मध्यकाल जिसे हमने भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसके लिए अलग अलग नामों का प्रस्ताव किया, श्रृंगार काल इत्यादि बहुत से नाम हैं, किंतु इस सब में रीतिकाल नाम को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए हम उसकी बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। रीत यानी परंपरा। परंपरा किस बात की? तो इस कालखंड में बहुत से हिंदी साहित्य के रचनाकारों ने काव्य शास्त्रीय परंपरा को
अपने काव्य लेखन का आधार बनाया। काव्य शास्त्रीय परंपरा यानी कि संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा, और उस आधार पर उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की कोशिश की। लक्षण ग्रंथ यानी पहले उन्होंने काव्य लक्षण बताया। यदि उन्हें कोई कविता लिखनी है, जैसे भूषण को अगर मालोपमा अलंकार लिखना है, तो उन्होंने पहले एक दोहे में यह बताया कि मालोपमा अलंकार होता क्या है। जहां एक उपमेय के होत बहुत उपमान, तासु कहत मालोपमा भूषण सकल सुजान। फिर उसके बाद वो पद लिखने की कोशिश करते हैं, इंद्र जिमी जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल रा। तो अब ये जो पूरा पद है उसमें वो शिवाजी के लिए तमाम तरीके की उपमाओं का प्रयोग करते चले जाते हैं। यानी कि ये पद शिवाजी की प्रशंसा में तो है, लेकिन साथ ही वो मालोपमा अलंकार का उदाहरण भी प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो जो रीति काल है उसके लिए रीति नाम जो है वो परंपरा से आया। यानी कि बहुत से रचनाकार इस काल में ऐसे हुए जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा को स्वीकार कर लिया, और उन्होंने अपना काव्य कुछ इस तरह लिखा कि काव्य शास्त्र के लक्षण लिखे और फिर उसके बाद उसके उदाहरण लिखे। किंतु यह काम हर कवि ने नहीं किया, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने और बहुत से अन्य रचनाकारों ने भी उसे रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा में विभाजित कर दिया। किंतु उसके बाद भी अगर कुछ बात नहीं बनी तो और बहुत सारे लोगों ने, जैसे बिहारी जैसे जो कवि हैं, जिन्होंने कविता तो लिखी श्रृंगार की, यानी कि परंपरा से वो मुक्त नहीं हुए, वो रीति से मुक्त तो नहीं हुए पूरी तरीके से, लेकिन उन्होंने लक्षण नहीं बताए, तो उनकी कविता को उन्होंने रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में रखा। यानी कि ये परंपरा में सिद्ध तो थे किंतु इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। तो इसलिए एक शैली उन रचनाकारों की बनती है जिसमें देव से लेकर पद्माकर तक बहुत से रचनाकार आते हैं रीति काल के, जो जिसे रीतिबद्ध काव्य शैली कहा गया। दूसरी शैली उन रचनाकारों की बनती है जिनके बिहारी प्रतिनिधि कवि हैं, जो रीतिबद्ध शैली है। तीसरी शैली जो है वो उन रचनाकारों की है जो इस रीति की परंपरा से पूरी तरीके से मुक्त हो गए, और उन्होंने कहा कि हम लक्षणों के आधार पर कविता नहीं लिखेंगे। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो यश और प्रताप को कहानो है, ठाकुर लिखते हैं। तो क्यों ये कह रहे हैं कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। लोगों ने लक्षण और उदाहरण लिख देने मात्र को कविता लेखन समझ लिया है, तो लोगों को लगता है कि ये कविता लिखना खेल है। इस प्रकार ऐसे घनानंद ठाकुर इत्यादि जैसे रचनाकारों को रीति मुक्त काव्य परंपरा में रखा गया कि इन्होंने ना ही लक्षण के आधार पर काव्य रचना करने की कोशिश की और ना ही किसी काव्य लक्षण के उदाहरण दिए। इनकी कविता में अरबी और फारसी और उर्दू की शब्दावली प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती। रीति मुक्त काव्य धारा केवल इतनी ही नहीं है, रीतिकाल में घाघ और गिरधर जैसे कवि भी हैं जो नीति काव्य की रचनाएं करते हैं, तो इन सबको भी रीति मुक्त काव्य परंपरा में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार उत्तर मध्यकाल जो है हिंदी साहित्य का, उसके लिए रीति मुक्त नाम ठीक लगता है। इसके पश्चात जो हिंदी साहित्य का चौथा कालखंड है, यानी कि जिसे आधुनिक काल कहा गया, तो मोटे तौर पे इसके लिए आधुनिक काल जो नाम है उसको सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, इसके साथ कोई खास समस्या नहीं है। और फिर आधुनिक काल के अंदर और बहुत सारे नाम हैं जिन पर चर्चा की जाती है, उस पर थोड़ी बहुत बातचीत भी होती रहती है, थोड़ा बहुत वाद विवाद भी होता है, किंतु ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इस वीडियो में इन सारे विवादों और इन सारी बहसों की चर्चा की जाए। अंत में एक और बात जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो करने के बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, वो ये कि
नामकरण जब भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास का करने की चेष्टा करते हैं, जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था, तो वो उन रचनाओं के आधार पर किया जाता है जो तब तक उपलब्ध होती हैं, यानी कि बहुत सी अनुपलब्ध रचनाएं जो है वो कई बार उस नामकरण से छूट जाती हैं। तो क्योंकि कोई भी युग ऐसा नहीं है जिसमें कुछ ही 2 या 3 ही प्रवृत्तियां चल रही होती, यानी कि भक्ति काल में भी चारण भक्ति की बहुत सी रचनाएं लिखी गई। भक्ति काल में भी बहुत सारी श्रृंगार की रचनाएं लिखी गई जो विशुद्ध श्रृंगार की रचनाएं हैं। जैसे कृष्ण भक्ति काव्य का एक सखी संप्रदाय है जिसकी बहुत सारी रचनाओं को भक्ति के अंतर्गत शायद ना स्वीकार किया जाए। इसी प्रकार जो राम काव्य है उसके अंदर अग्रदास जैसे कवियों की कुछ रचनाएं हैं जिसमें वो सीता की सखी बनकर विशुद्ध श्रृंगार की कविता लिखने की चेष्टा करते हैं, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने बहुत क्रोध में अस्वीकार करने की कोशिश की है कि ये क्या बात हुई कि मतलब यहाँ पे भी इन्होंने मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। तो लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हर युग में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो उस युग की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर निर्मित नहीं होती, क्योंकि रचनाकार अंततः वही लिखने की चेष्टा करता है जो उसके अपने मानस की उपज है, जो उसके अपने मन के भाव हैं, वो वही लिख रहा होता है। तो ऐसे कवियों की रचनाएं उस युग के लिए कभी निर्णायक होती हैं और कभी निर्णायक नहीं होती। जब ये निर्णायक नहीं होती तो उनका समावेश साहित्य इतिहास में साहित्य इतिहास के लेखक अन्य कवि कहकर कर लिया करते हैं, यानी कि आदिकाल के अन्य कवि, भक्ति काल के अन्य कवि, रीति काल के अन्य कवि, इस तरीके का वर्गीकरण होता है जो बाद में बहुत बार बहसों का कारण भी बनता है। तो इस दृष्टि से कभी और हम चर्चा करेंगे कि यह नामकरण का जो प्रस्ताव है वो क्या कई बार एकांगी हो सकता है। क्या हम नामकरण की बजाय सीधे सीधे तिथियों के हिसाब से ही साहित्य इतिहास लेखन शुरू करें, यानी कि 10वीं शताब्दी का साहित्य, 11वीं शताब्दी का हिंदी साहित्य, 12वीं शताब्दी का हिंदी साहित्य, इसी प्रकार से। तो ऐसा करने की खास समस्या नहीं है, बस ये है कि हमें मुख्य और गौण प्रवृत्तियों के बीच का जो फर्क है, यह जो वर्गीकरण है, इसे समाप्त करना पड़ेगा। तो आजकल कुछ रचनाकार इस दृष्टि से भी साहित्य इतिहास के लेखन का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शैली है वो उन्हें अधिक लोकतांत्रिक प्रतीत होती है। तो ये कुछ बातें थी जो इस वीडियो के अंतर्गत मैं करना चाहता था। बाकी अगर ये वीडियो आपको किसी भी दृष्टि से उपयोगी लगा हो, आप किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, चाहे एकेडमिक ढंग से आप बीए और एमए में हिंदी पढ़ रहे हैं या फिर आप साहित्य इतिहास के विद्यार्थी नहीं होकर समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र या इतिहास के विद्यार्थी हैं और साहित्य इतिहास में आपकी रुचि है और उस दृष्टि से आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब भी आप इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो आपने पूरा ही देखा होगा, तो कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सुझाव को स्वीकार करने की कोशिश करते रहें, शुरू से लेकर अंत तक जब भी कुछ हो। और अगर आपका कोई प्रश्न भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपका हर एक कमेंट पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।